हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी सीकर। और बच्चों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 169। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ट्रांजिस्टर्स की मैकेनिज्म से स्टार्ट करूंगा। अगर अपन बच्चों बात करते हैं पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने कई सारे क्वेश्चंस वगैरह किए थे और उन क्वेश्चंस के बाद में अपन ने ट्रांजिस्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसके बाद इसके नाम का मतलब क्या निकलता है, इसके नाम का क्या मीनिंग निकलता है, ये बातें अपन ने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद में ट्रांजिस्टर वो उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं और उनका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, उनका सिंबल कैसा होता है, ठीक है ना। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से अपन विभेद कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और इसके तीनों कौन कौन से भाग होते हैं, इनकी डोपिंग कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है, इनका कार्य कैसा होता है, ये तमाम बातें अपन ने पिछले लेक्चर पर डिस्कस की थी। और आज अपन सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो किसी भी एक ट्रांजिस्टर की मैकेनिज्म अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना, और उससे दूसरे की मैकेनिज्म भी आपके समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसकी मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि, उसके काम करने का जो तरीका है वो यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो नजरें बोर्ड पे रखिएगा आप, देखो ध्यान से। तो अपनी हेडिंग है ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। और किसकी क्रियाविधि अपन डिस्कस करते हैं अभी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन की मैकेनिज्म है वो अपन समझ रहे हैं यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ध्यान से, देखो ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर दो प्रकार के जंक्शन होते हैं। एक तो होता है ईबीजे यानी इमीटर बेस जंक्शन, याद रखना इमीटर बेस जंक्शन को अपन रखते हैं हमेशा फॉरवर्ड बाइस पे। और एक होता है आपके पास है कलेक्टर बेस जंक्शन, इस कलेक्टर बेस जंक्शन को अपन क्या करते हैं, रिवर्स बाइस पे रखते हैं। तो इसके अंदर जो इमीटर बेस जंक्शन है इसको तो करते हैं अपन हमेशा फॉरवर्ड बाइस, और एक आपके पास है कलेक्टर बाइस जंक्शन है, इसको अपन करते हैं रिवर्स बाइस, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, सबसे पहले ट्रांजिस्टर इसका निर्माण करता हूं मैं। अच्छा सा सुंदर सा अपन एक डायग्राम बनाते हैं, इससे अपने को ये ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि ये समझ में आने वाली है। ये इसके मैंने तीन भाग बना दिए। अब बात सुनो भी, सबसे पहले आपका ट्रांजिस्टर वो कौन सा हो जाएगा, एनपीएन। तो ये आपके पास एन हो गया, सॉरी ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये आपके पास एन हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया अभी, ठीक है ना। इसके बाद इसको अपन क्या बोलते हैं, इमीटर, इसको अपन बोलते हैं बेस, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है ना। अब यहां पर अपन एक बैटरी जोड़ते हैं, तो इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस अपन किस प्रकार से कर सकते हैं जरा से, बैटरी से। तो एन को अपन किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, और पी को अपन किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये माइनस हो गया और ये आपके पास प्लस हो गया। और यहाँ पर इस बैटरी का नाम क्या देगा बताओ, इस बैटरी का नाम देगा आपके पास VEE, VEE। इसी प्रकार से इस जंक्शन को अपन क्या करते हैं, रिवर्स बाइस करते हैं। तो रिवर्स बाइस करने के लिए अपन एक बड़ी बैटरी लगाते हैं। पता है ना आपको, रिवर्स बाइस में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इस कारण से रिवर्स बाइस में बड़ी बैटरी लगाते हैं। तो एन को अपन क्या करते हैं इस प्रकार से प्लस से, और इस पी को अपन क्या करते हैं माइनस से जोड़ते हैं। तो ये तो आपके पास प्लस हो गया और ये आपके पास माइनस हो गया। यहाँ पे इस बैटरी का नाम होता है आपके पास VCC, ठीक है ना। ये बात हो गई भी। अब सुनो मेरी बात देवदान से, सबसे पहले आपके पास है जो एन है, इस एन के अंदर क्या होता है अभी, इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाला हूँ, ठीक है ना।
तो गौर से देखिएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूं मैं। इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बट सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है ना। और इसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूँगा अभी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा, क्योंकि ये एन है, इसकी डोपिंग थोड़ी सी कम होती है, इस कारण से 4 बना देता हूँ। 1 हो गया, इसके बाद है 2 हो गया, इसके बाद है 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद है 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसकी डोपिंग कम होती है, इसके कारण इस कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का सांद्रता क्या होती है, कम होती है। और पी इसके अंदर क्या बनाता हूँ, होल बनाता हूँ। इसकी डोपिंग सबसे कम होती है, इस कारण से इसके अंदर मैंने एक ही होल बना दिया अभी, ठीक है ना। जनरली होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इस कलेक्टर की जो, इस संग्रह की जो इसकी जो सांद्रता या इसकी जो डोपिंग होती है, वो इसकी 90% से लेकर 95% के बीच में होती है, 90 to 95% होती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसके अंदर कितने होते भी, इसके अंदर यदि 100 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसके अंदर 90 या 95 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भी, ठीक है ना। और इसकी क्या होती है, इसकी 5% से लेके 10% तक होती है। तो इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो 5 से लेके 10 होल तक होते हैं। तो सबसे कम सांद्रता किसकी होती है भी, सबसे जो कम डोपिंग होती है वो किसकी होती है, बेस की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इमीटर की होती है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका जो डायग्राम है वो बन करके तो तैयार हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से देखना, देखो अब इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये आपके पास में जो बैटरी VEE है, इसका ये माइनस हो गया, यहाँ पे इसका माइनस जुड़ा हुआ है। तो माइनस आपको पता है क्या करता है अभी, इस इमीटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इस प्रकार से इस EBJ की तरफ, इस संधि की तरफ इस प्रकार से प्रतिकर्षित करता है, संधि की तरफ प्रतिकर्षित करता है। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भी, इस बैटरी VEE के प्रतिकर्षण के कारण इस N भाग के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं अभी, इस P भाग में, यानी इस बेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर एंटर कर गए। और साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूं, जितने इलेक्ट्रॉन, भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है ना, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है अभी, इस N के अंदर डाल देता है। कुछ इलेक्ट्रॉन इसने इसके अंदर डाले तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होकर के इस बेस रीजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं कि इस बैटरी VEE के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह वो इमीटर की तरफ हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह अगर इस प्रकार से इधर की तरफ हो रहा है तो इसकी वजह से इधर की तरफ एक धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ पे इस धारा को अपन क्या बोल सकते हैं भी, इमीटर करंट। ये आपके पास हो जाएगा IE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IE, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर एंटर करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में से लगभग 5% होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ में पुनर्संयोजित हो जाते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और होल ये पुनर्संयोजित होकर के एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। क्या तो होता है इलेक्ट्रॉन और क्या होता है होल, आप बहुत डिटेल से जानते हैं। जैसे मान के चलिएगा, ये आपके पास है कोई एटम है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से ये कोई सहसंयोजी बंध है, ठीक है ना। इसने 4 सहसंयोजी बंध इस प्रकार से यूँ बना रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर 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 मौजूद है, इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे वैकेंसी होगी तो इसको तो अपन क्या बोल देंगे, होल बोल देंगे, और ये अपन क्या बोल देंगे भी, इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में क्या देगा भी, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और ये आपके पास होल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो कहाँ पर होता है, कंडक्शन बैंड में, और ये जो होल होता है ये किस में होता है, वैलेंस बैंड में होता है, VB में होता है। और जब ये इसके अंदर गिर जाता है तो इसके अंदर गिरते ही अपन बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर आ गया है, जिससे ये सहसंयोजी बंध पूरा हो जाएगा, और ये किस जैसा बन जाएगा, ये भी बिल्कुल इस जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन इस इमीटर से बेस रीजन के अंदर एंटर करते हैं उनका लगभग 5% होता है वो तो यहाँ पे होल्स के साथ में क्या हो जाता है, पुनर्संयोजित हो जाता है, और बचा हुआ जो 95% होता है वो इस VCC बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। तो ये इसके द्वारा आकर्षित हो जाते हैं इस प्रकार से, बाकी तो आकर्षित हो गए, और कुछ क्या हो जाते हैं भी इसके अंदर पुनर्संयोजित हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये आकर्षित करता है,
और जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इसके अंदर आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास जो बैटरी है VCC, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा वापस खींच लिए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन 95 इलेक्ट्रॉन मान लो आप, तो एक काम करो आप, तो ये मान लो कि ये वाली जो बैटरी है प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट कर रही है, 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल रही है। 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, 100 में से 5 तो इन होल्स के साथ में पुनर्संयोजित हो गए और बचे हुए जो 95 वो इसके अंदर आ गए और 95 इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने आकर्षित कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह इधर की तरफ, तो धारा का प्रवाह इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा। इस धारा को अपन क्या बोल देंगे? IC बोल देंगे। क्या बोल देंगे? IC बोल देंगे। समझ गए? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का 5 होल्स के साथ में पुनर्संयोजन होता है। याद रखना सेमीकंडक्टर के अंदर कहीं पर भी जितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पुनर्संयोजन होगा उतनी ही संख्या में सहसंयोजी बंध वापस टूट जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और एक सहसंयोजी बंध के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल का जोड़ा आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल के साथ में जुड़े तो 5 सहसंयोजी बंध टूटे, जैसे वापस 5 इलेक्ट्रॉन और वापस 5 होल बन जाएंगे। ये 5 होल है, ये तो वापस इसके अंदर होल्स की कंसंट्रेशन या सांद्रता को मेंटेन करेंगे और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इस बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, वो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से इधर की तरफ आ रहे हैं तो धारा इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगी और ये वाली जो धारा है इसको अपन क्या बोल देंगे? IB बोल देंगे। क्या बोल देंगे? IB। समझ गए? अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो आप तो ये मान के चलेगा कि 100 इलेक्ट्रॉन है, इस बैटरी के नेगेटिव से इसके अंदर आ रहे हैं। इस बैटरी के नेगेटिव ने 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिए, 100 के 100 इसके अंदर आए, 5 इन होल्स के साथ में पुनर्संयोजित हो गए, 95 कलेक्टर के अंदर एंटर कर गए। ठीक है ना? और 95 के 95 इस बैटरी के प्लस ने खींच लिए और जितने इलेक्ट्रॉन ये बैटरी पर सेकंड लेती है उतने इलेक्ट्रॉन इधर से देती है। तो 95 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए तो 95 तो इधर से आएंगे, 5 सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल बनेंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, 5 इधर से है, 95 इधर से है, 95 5 वापस 100 बन गए और पूरे के पूरे 100 इसको वापस मिल जाते हैं अभी। ठीक है ना? तो वापस कोई भी जो बैटरी होती है जितनी धारा देती है उतनी धारा वापस लेती है भी। ठीक है ना? तो अब सुनो ध्यान से, देखना, देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्या फॉर्मूला लिखता हूँ? देखो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा इस प्रकार से, यूँ कि देखिएगा इसके अंदर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा हो जाएगी। जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी आपके पास? IE। आने वाली कितनी हो जाएगी? IB और IC हो जाएगी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि IE बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? IB और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? IC हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपके पास जो IC होता है वो तो लगभग कितना होता है अभी? IE का 90% से 95%, IB होता है वो लगभग कितना होता है अभी? IE का 5% से 10% तक होता है अभी। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये आपके पास इस ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि हो चुकी है। NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि है वो मैंने आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझा दी है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सुनो भी, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये वाला जो PN जंक्शन है, EB जंक्शन, ये EB जंक्शन तो क्या अभी 4/22 में, और आपको पता है कि 4/22 में PN जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है अभी? कम होता है। तो यहाँ पे तो PN जंक्शन का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये क्या है? रिवर्स बाइस है। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है बच्चों? ये आपके पास में ज़्यादा होता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो ये लो रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस हो गया। अब देखना से लगभग जितनी करंट इधर से आती है पूरी की पूरी करंट इस जंक्शन से गुजरती है। तो ये तो आपके पास इनपुट सर्किट हो गया और ये आपके पास आउटपुट सर्किट हो गया। ये इनपुट करंट होगी, ये आउटपुट करंट होगी। इनपुट करंट और आउटपुट करंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो IC है वो IE का लगभग 90 से 95% है, लगभग बराबर है। बट इसका रेजिस्टेंस तो कोई 50-100 ओम होता है और इसका रेजिस्टेंस कोई 1,00,000-10 लाख के आसपास होता है, इतना रेजिस्टेंस होता है इसका।
तो लगभग सेम करंट इस जंक्शन से इस जंक्शन पे जाती है, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, इस करंट से पावर कम होती है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस करंट से पावर ज़्यादा होती है। यानी इनपुट सर्किट है, इसके अंदर कम पावर देते हैं तो आउटपुट सर्किट पर आपको ज़्यादा करंट की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। सॉरी, इनपुट सर्किट में कम शक्ति देते हैं तो आउटपुट सर्किट में आपको ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार से शक्ति का परिवर्तन देखने को मिलता है भी। इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ ट्रांजिस्टर, इसका अभिविन्यास, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास देखो ध्यान से बच्चों, कोई भी जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर दो परिपथ होते हैं। एक तो होता है, ध्यान से देखना, इनपुट सर्किट, एक होता है आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट है, इसके अंदर भी कितने टर्मिनल होते हैं भाई, दो टर्मिनल। इसके अंदर भी कितने टर्मिनल होते हैं भाई, दो टर्मिनल। तो 2 + 2 बराबर कितना देखिए, 4 टर्मिनल। तो ट्रांजिस्टर इसके अंदर अपने को कितने टर्मिनल चाहिए भाई, 4 टर्मिनल चाहिए। जबकि ट्रांजिस्टर होता है इसके पास में कितने टर्मिनल होते हैं, इसके पास में होते हैं 3 टर्मिनल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर के पास में तो 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि इसका अभिविन्यास करेंगे तो अपने को 4 टर्मिनल चाहिए, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉमन, ठीक है ना। जैसे ऐसा होता है, जैसे मान के इसलिए टोटल 11 जने हैं, उनको 2 टीम बनानी है, तो 5-5 की क्या करते हैं, 2 टीम बनाते हैं, 10 हो गए। और एक जो 11वां होता है वो क्या होता है भाई, कॉमन रख लेते हैं दोनों साइड में। दोनों साइड बॉलिंग और दोनों साइड फील्डिंग, दोनों साइड बैटिंग और दोनों साइड फील्डिंग करता है वो, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब किसको कॉमन रखना है, बेस को अगर आपको कॉमन रखना है तो इसको अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपको ध्यान से देखना, देखो संग्राहक को कॉमन रख सकते हैं। एक जो उत्सर्जक है इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन रख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात सुनो भाई, यहां पे जो कॉमन कलेक्टर है ये तो अपने सिलेबस में, तो मेनली अपन इसी को डिस्कस करने वाले हैं। कभी कभार ये भी डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभार ये भी काम आ जाता है, ये तो कभी काम में नहीं लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वही अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि वही अपने सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस की हिसाब से बात करें तो भी आपका कॉमन इमीटर सिलेबस में, और फिर उसके बाद में नीट के हिसाब से बात करें तो भी कॉमन इमीटर है, उसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं सारे कॉमन इमीटर आपको ढंग से पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद में कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, ये थोड़े थोड़े आपको तीनों में आपको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है ना। थोड़े थोड़े सारे समझा दूंगा। तो ध्यान से देखना, देखो अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन।
कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं अपन, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर है ना कॉमन इमीटर, इसका मतलब जो उत्सर्जक होता है, वो इनपुट व आउटपुट सर्किट में कॉमन होता है। कॉमन रखते हैं तो किस प्रकार से इसका सर्किट बनता है, उस सर्किट में आपको ढंग से समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो देखो ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर का नाम मैं लिख देता हूं एनपीएन। ये आपके पास मान के चलेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो यहां पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, इमीटर, इसको अपन बोलेंगे बेस, इसको अपन बोलेंगे कलेक्टर। ठीक है, तो इमीटर को आपने इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर कॉमन कर दिया है। ये आपके पास एनपीएन है, तो एन पी एन, तो पी से एन की तरफ तीर इस प्रकार से अंदर से बाहर की तरफ बना देंगे। तो इसके अंदर जो करंट है वो तो आपके पास हो जाएगा आई ई, और इसके अंदर इधर से जो करंट है वो बन जाएगी इस प्रकार से आई बी, और इसके अंदर इधर से घूम करके जो करंट आएगी ये आपके पास बन जाएगा आई सी। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या क्या जुड़ता है, एक तो यहां पर अपन लगा देते हैं एमीटर, यहां पर अपन एक एमीटर लगा देते हैं, और ये कौन सा एमीटर हो जाएगा आपके पास, माइक्रो एमीटर, सॉरी मिली एमीटर, क्योंकि जो कलेक्टर करंट होती है ना इसका परिमाण ज्यादा होता है, इस कारण से मिली एमीटर लगाते हैं। और जो बेस करंट होती है वो सबसे छोटी होती है, इस कारण से यहां पर अपन क्या लगाते हैं, अभी माइक्रो एमीटर लगाते हैं। ये आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से माइक्रो एमीटर। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो अपने को क्या करना है, अभी 2 वोल्टमीटर लगाने। तो एक तो वोल्टमीटर अपन लगा देते हैं यहाँ पे, और एक वोल्टमीटर अपन लगा देते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। ये वोल्टमीटर लगा दिया अपन यहाँ पे, एक अपन लगा देते हैं वोल्टमीटर इस प्रकार से यहाँ पे। तो देखिएगा ध्यान से देखो, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं। तो एक तो बैटरी इस प्रकार से जोड़ देते हैं अपन यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे बैटरी जुड़ेगी, और एक बैटरी अपन इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन, इसको आपको फोर्ड बाइस करना है। तो फोर्ड बाइस कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। देखो आपको जो इमीटर है इसको बेस के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है भाई, मतलब फोर्ड बाइस में करना है। तो ध्यान से देखना, इस वाले जंक्शन को आपको क्या करना है अभी, फोर्ड बाइस में करने के लिए इमीटर है वो किस टाइप का, एन टाइप का। तो इमीटर कैसा हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन को अपन किससे जोड़ते हैं, बैटरी के माइनस से। तो यहाँ पे नीचे क्या जोड़ देते हैं अपन, माइनस, और ऊपर क्या रखते हैं, रख देते हैं अपन प्लस रख देते हैं। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में प्लस हो गया, और ये आपके पास में माइनस हो गया। इसके बाद इस बैटरी का जो नाम है, इस बैटरी का नाम क्या देगा आपके पास में, वी बी बी। यहाँ पे बेस से इसको जोड़ा है, इस कारण से बैटरी का नाम हो जाएगा वी बी बी। और फिर उसके बाद देवदान से इस प्रकार से अपन एक तीर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो तीर है, ये तीर आपको ये बता रहा है कि ये जो वोल्टेज है इसको अपन क्या कर सकते हैं, अभी परिवर्तित करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, परिवर्तित करवा सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो वी बी बी हो जाएगा। ओके, और इसके बाद में एक बैटरी अपन लगाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कलेक्टर, इस कलेक्टर को अपन क्या करते हैं, लो पोटेंशियल पे। तो एन पी एन, ये कलेक्टर कैसा हो जाएगा अभी, एन हो जाएगा। तो एन को अपन रिवर्स बाइस करने के लिए इसको अपन किससे जोड़ते हैं, ऊपर प्लस से। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस।
तो रिवर्स बाइस करने के लिए बड़ी बैटरी की जरूरत होती है। तो ये तो आपके पास हो गया प्लस और ये माइनस हो गया, और इस बैटरी का नाम हो जाएगा आपके पास में VCC। और यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक तीर लगा देंगे। इस तीर का मतलब हुआ कि वोल्टेज को अपन क्या करवा सकते हैं, परिवर्तित करवा सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज हो गया आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपके पास में जो वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर का नाम क्या हो जाएगा, इस वोल्टमीटर का नाम हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो VBE। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो ध्यान से यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे V, ये हो जाएगा आपके पास में CE हो जाएगा। और ये आपका जो कंप्लीट सर्किट है वो बनकर के तैयार हो चुका है। अब ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर NPN टाइप का है, इसका इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। यहाँ पर ये वाला जो सर्किट है इसको अपन बोलते हैं इनपुट सर्किट, और इस वाले सर्किट को अपन बोलते हैं आउटपुट सर्किट बोलते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट। और यहाँ पर ये आपके पास जो सर्किट है इसको अपन बोलते हैं आउटपुट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट सर्किट। अब बात सुनना भी, यहाँ पे जो EB जंक्शन है इसको अपन क्या करते हैं, फोर्ड वाइस में रखते हैं, और जो आपके पास है CE जंक्शन है इसको अपन क्या करते हैं भी, या जो CB जंक्शन इसको अपन क्या करते हैं, रिवर्स वाइस में रखते हैं। IC धारा को मापने के लिए मिली एमीटर, और IB धारा को मापने के लिए माइक्रो एमीटर काम में लेते हैं भी, ठीक है ना। ये बात होगी आपके पास में। अब ध्यान से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा प्रवर्धन गुणांक, तो धारा प्रवर्धन गुणांक क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा, बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कितनी हो जाएगी IC, और इनपुट करंट कितनी हो जाएगी आपके पास IB। तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे IC अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में IB। अब आपको बताया कि जो IC होता है वो तो लगभग कितना होता है, 90 to 95% होता है, और जो IB होता है वो लगभग कितना होता है, 5 से 10% होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अपन क्या कर सकते हैं भी, जो बीटा है वो बीटा 1 से क्या होता है, काफी बड़ा होता है। अपन लिख सकते हैं कि बीटा 1 से काफी बड़ा होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वोल्टता प्रवर्धन गुणांक। वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, इसको अपन बोलते हैं AV। तो AV को अपन क्या बोल सकते हैं, एडवांटेज ऑफ वोल्टेज। क्या होता है, AV का मतलब होता है एडवांटेज ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टता प्रवर्धन गुणांक हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन क्या होता है आपके पास, इनपुट वोल्टेज होता है। V बराबर क्या होता है आपके पास, IR होता है। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपके पास में, बताओ, IC आउटपुट रेजिस्टेंस, यह हो जाएगा आपके पास IB, ये आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस, और इसके बाद IC बटे IB, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये आपके पास में क्या हो जाएगा IC, सॉरी बीटा, और इसको अपन बोल सकते हैं R आउटपुट अपॉन क्या होता है आपके पास, R इनपुट होता है। अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों एक दूसरे के विपरीत कला में होते हैं भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है भी, ठीक है ना। आउटपुट और इनपुट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं। कैसे होते हैं, जब मैं आपको प्रवर्धक पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा, तब मैं ये बात आपको बताऊंगा वहां पे। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज परस्पर विपरीत कला में होते हैं।
अर्थात इनमें पाई का कलांतर होता है। और ध्यान से देखना, तो यदि पाई का कलांतर होगा तो इस स्थिति में अपन लिख सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ वोल्टेज बराबर, यहाँ पे जो बीटा है वो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का बीटा, और ये आपके पास है माइनस का बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, आर इनपुट हो जाएगा। इसके बाद वी आउटपुट अपॉन ये आपके पास वी इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये आपको ये बता रहा है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये दोनों परस्पर विपरीत कला में है, यानी इनके बीच में पाई का कलांतर है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं शक्ति प्रवर्धन गुणांक। धारा प्रवर्धन गुणांक हो गया, वोल्टा प्रवर्धन गुणांक हो गया, इसके बाद अपन बात करते हैं शक्ति प्रवर्धन गुणांक की। शक्ति प्रवर्धन गुणांक, एडवांटेज ऑफ पावर बराबर क्या होता है आपके पास में, इनपुट पावर अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट पावर अपॉन क्या देगा आपके पास, इनपुट पावर। तो बात सुनना भी, यहां पर आपके पास है P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपके पास है क्या बन जाएगा अभी, आई सी स्क्वायर आर नॉट अपॉन क्या होता है आपके पास, आई बी स्क्वायर आर इनपुट। यहां पर आपके पास आई सी अपॉन आई बी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा। तो ये आपके पास है बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट हो जाएगा अभी। ये आपके पास है शक्ति प्रवर्धन गुणांक का फॉर्मूला हो गया। तो एक तो आपको इसका जो सर्किट है, उस सर्किट आपको ध्यान में होना चाहिए, इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट ये आपको मालूम होना चाहिए। धारा प्रवर्धन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। वोल्टा प्रवर्धन गुणांक क्या होता है इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल इन दोनों के बीच में पाई का कलांतर होता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत कला में होते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। माइनस का साइन क्यों आता है ये आपको पता होना चाहिए। शक्ति प्रवर्धन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें। ठीक है ना। उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए बच्चों, इसके बाद में आपका जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास है, इसके लिए मैं जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो बनाने वाला हूँ भाई। ठीक है ना। दो अभिलाक्षणिक होते हैं, एक तो होता है इनपुट करेक्टरिस्टिक यानी निवेशी अभिलाक्षणिक, एक होता है आउटपुट करेक्टरिस्टिक यानी निर्गत अभिलाक्षणिक। तो ये कौन कौन से होते हैं भाई, तो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, सीई अभिविन्यास, के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, फर्स्ट इनपुट करेक्टरिस्टिक यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक। ठीक है ना। अब बात सुना भी निवेशी अभिलाक्षणिक, इसके अंदर क्या ध्यान रखा जाता है। देखो, ये तो आपके पास इनपुट सर्किट हो गया, ये आपके पास आउटपुट सर्किट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो वीसी, इस वीसी को आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो वीसी को कांस्टेंट रखते हुए वीबीई और आईबी के बीच में ग्राफ आपको बनाना है भाई। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ बनाना है। जो आउटपुट वोल्टेज है इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो VCE के नियत मानों पर VBE तथा IB के मध्य ग्राफ बनाना है भैया आपको। तो ये ग्राफ किस प्रकार का बनता है, ध्यान से देखना। देखो, बात सुनना भी मेरी। अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास इमीटर और बेस, इमीटर और बेस इन दोनों के बीच का ये जंक्शन है जिसको अपन बोलते हैं ईबी जंक्शन। यहाँ पे जो इमीटर है वो तो आपके पास एन टाइप का हो जाएगा और बेस आपके पास है पी टाइप का हो जाएगा। तो इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है इसको अपन एक प्रकार का पीएन जंक्शन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, पीएन जंक्शन। और यहाँ पर जो पीएन जंक्शन है
इसका जो एन है उसको आपने नेगेटिव से जोड़ रखा है, इसके पी को आपने पॉजिटिव से जोड़ रखा है। तो यहाँ पर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आपने ईबी जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज कर रखा है। क्या कर रखा है? फॉरवर्ड वाइज। तो इस स्थिति में इसके लिए धारा और वोल्टा के बीच में जो ग्राफ है वो फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह ग्राफ बनेगा। भी कैसा बनेगा? एक अग्र बायसित डायोड की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार से एन प्रकार का चालक, पी प्रकार का चालक, तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया। और इसको आपने फॉरवर्ड बायस करके वोल्टेज को चेंज करने से करंट किस प्रकार से चेंज होती है ये आपको देखना है। तो ये तो अपन जानते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह ग्राफ बनाना आपको। इस प्रकार का डायोड है, इस प्रकार का ग्राफ आपको बनाना है अभी इसके लिए। तो देखना ऐसे, देखो यहां पे लेते हैं अपन आई बी को, और यहां पर अपन क्या करते हैं अभी वी बी ई को लेते हैं, ठीक है ना। अब सुनो भी ध्यान से देखना, तो इस वी सी को आपने कांस्टेंट कर दिया, मान के इसलिए इस वी सी को आपने फिक्स कर दिया कितने पे? 2 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए कैसा ग्राफ बनता है देखो ध्यान से, इसके लिए ऐसा ग्राफ बन जाएगा 2 वोल्ट पे। देखो ध्यान से, इस प्रकार से पहले तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके बाद धारा का मान अचानक से बढ़ने लग जाएगा, तेजी से बढ़ने लग जाएगा भी। और इस वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं भी, ठीक है ना। ये नी वोल्टेज होगी, ओके। और यहाँ पे इस ग्राफ के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इसके लिए आपको VCE को नियत रखना है ना। तो इस ग्राफ के लिए तो आपने जो VCE है इसको रखा आपने 2 वोल्ट। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन बढ़ा करके 3 वोल्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 3 वोल्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि 3 वोल्ट पर इस VBE और IB के बीच में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आपको मालूम है कि अगर अपन इस वोल्टेज को बढ़ा देंगे, अगर अपन क्या कर देंगे, इस वोल्टेज को बढ़ा देंगे, तो इस वोल्टेज का काम क्या होता है? इस वोल्टेज का काम होता है इस कलेक्टर करंट को खींचना। अगर ये वोल्टेज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है वो मतलब ये जो कलेक्टर, इसके अंदर ज़्यादा करंट जाएगी, और कलेक्टर में अगर करंट ज़्यादा जाएगी तो बेस के अंदर करंट कम आएगी, और बेस में अगर करंट कम आएगी तो बेस में जो करंट है उसके अंदर वर्दी धीमी होगी। वर्दी धीमी होगी तो ग्राफ नीचे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे। तो इस प्रकार का ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा अभी आपका। इस वाले ग्राफ के लिए आपके पास जो VCE है वो कितना हो जाएगा आपके पास में? 3 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसके लिए, ध्यान से देखना, देखो इनपुट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको? निवेशी। इनपुट को निवेशी बोलते हैं ना, इनपुट को अपन बोलते हैं निवेशी। तो ये आपके पास हो जाएगा निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध, या इसको अपन बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास हो जाएगा R इनपुट बराबर, बात सुनो भी, देखो R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। तो चेंज इन VBE अपॉन चेंज इन IB, ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा VBE अपॉन क्या होता है आपके पास? डेल्टा IB होता है। और ये क्या होता है? ये होता है आपके पास है, ये होता है कुछ 100 ओम, मतलब 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम के आसपास होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? कम होता है। तो ये आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बन गया, यानी किस प्रकार से VCE के नियत मान पर अपने IB और VBE के बीच में वेरिएशन देखा। एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है, और इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करें। फिर उसके बाद में अपन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो अपन बना देते हैं, ध्यान से देखना, देखो तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, इसको मैं मिटा रहा हूं।
ये आपके पास सेकंड हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट करेक्टरिस्टिक, और इसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास निर्गत अभिलाक्षणिक। अब ध्यान से देख रहे हो निर्गत अभिलाक्षणिक किस किस के बीच में ग्राफ बनता है अभी, IC और VCE के बीच में। इसके लिए आपको जो IB, इस IB को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो IB के नियत मानों पर, IB के नियत मानों पर VCE तथा IC के मध्य ग्राफ बनेगा अभी। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, ध्यान से देखना। देखो यहां पे अपन लेते हैं किसको भी, IC को, और यहां पर अपन लेते हैं इस प्रकार से VCE को, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, देखो कैसा ग्राफ बनेगा। यहां पे अपन क्या करते हैं अभी, इस VC को अपन क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, सॉरी IB को अपन क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद में VC को अपन चेंज करते हैं। IC के अंदर किस प्रकार से चेंज अपने को देखने को मिलता है, उसी का यहां पर अपन ग्राफ बनाने वाले हैं। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले जब आपकी IB है वो कम है तो इस स्थिति में ग्राफ बनता है इस प्रकार से, यूं होकर के यूं आगे की तरफ सीधा हो जाता है। IB को फिर आप बढ़ा दोगे तो इस स्थिति में ये ग्राफ इस प्रकार से यूं होकर के यूं हो जाता है। IB को अगर आप और बढ़ा दोगे तो इस स्थिति में ये जो ग्राफ होता है इस प्रकार से यूं हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से वैल्यू जो मॉड्यूल के अंदर लिख रखी है वो की वो वैल्यू मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है भाई, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज को आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो IB है ये कितना देगा आपके पास 5 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पर आपके पास IB बराबर कितना देगा आपके पास 10 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पर आपके पास IB बराबर कितना देगा 15 माइक्रो एम्पियर। और फिर उसके बाद में ध्यान से यहाँ पर जो IC है वो कितना देगा आपके पास 1 मिली एम्पियर, और यहाँ पर कितना देगा आपके पास, ध्यान से देखना देखो 2 मिली एम्पियर, और यहाँ पर कितना देगा आपके पास 3 मिली एम्पियर देगा अभी, ठीक है ना। ये बात होगी। तो इस प्रकार की ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको इसके बारे में, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है भाई, इसके बारे में ज़्यादा आपको विचार नहीं करना है कि ये ग्राफ कैसे आया, ठीक है ना। इसका कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं अभी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, निर्गत प्रतिरोध है। निर्गत प्रतिरोध, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास हो जाएगा R आउटपुट बराबर, R बराबर क्या होता है V/I। तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा VCE अपॉन क्या होता है आपके पास डेल्टा IC होता है। और आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं अत्यधिक, अत्यधिक हो जाएगा ये प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों यहाँ पे अपन ने जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इसका डायग्राम अपन ने समझा, इसके लिए धारा प्रवर्धन गुणांक, इसके लिए वोल्टा प्रवर्धन गुणांक, इसके लिए शक्ति प्रवर्धन गुणांक, और इसके लिए इनपुट करेक्टरिस्टिक, इसके लिए आउटपुट करेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ किसका भाई, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर का, ठीक है ना। तो एक बार इन चीज़ों को आप नोट करें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ा करके लेक्चर को एंड करते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना था, कॉमन बेस लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं CB, CE और CC, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपके पास में 3 प्रकार के सर्किट बनकर के तैयार हो चुके हैं, 3 प्रकार के सर्किट है ये, ठीक है ना। अब ध्यान से यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, इमीटर, इसको अपन बोलते हैं बेस, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टर। तो यहाँ पे बेस को आपने इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर कॉमन कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन इमीटर है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये इमीटर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया, ये आपके पास है कलेक्टर हो गया। यहाँ पे आपने इमीटर है ना, इसको आपने इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर कॉमन कर दिया है,
इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास कॉमन कलेक्टर है, तो ये आपके पास है सी हो गया, ये बी हो गया और ये आपके पास ई हो गया। यहाँ पे आपने कलेक्टर को इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर कॉमन कर दिया अभी, ठीक है। अब चलो अपन बात करते हैं कि इसकी धारा की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो इमीटर है, इसको मैं बोलता हूँ ये आपके पास एनपीएन बोल दो, सारे एनपीएन है मान लो, ठीक है ना, एनपीएन। अब अपन तीर का निशान लगाते हैं, तो एनपीएन होता है, इसके अंदर ध्यान से देखना करंट बाहर की तरफ निकलती है, तो करंट बाहर की तरफ इमीटर के अंदर तीर लगाना है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इस प्रकार से यू तीर लगाना है, और इसके अंदर बाहर की तरफ इस प्रकार से यू तीर लगाना है अभी आपको, ठीक है ना। धारा की डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली जो करंट है, इस वाली करंट को अपन क्या बोलेंगे, आई ई, इसके बाद इसको अपन क्या बोलेंगे, आई बी, और इसको अपन क्या बोलेंगे इस प्रकार से, ये आपके पास आई सी हो गया। ये वाली जो करंट है ये आपके पास है क्या देगा, आई ई, इसको अपन क्या बोलते हैं, आई बी, और इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आई सी। ये वाली जो करंट है ये आपके पास है क्या देगी, आई ई, इसके अंदर चली जाएगी आई सी, इसके अंदर करंट आ जाएगी इस प्रकार से आई बी। तो ये तो आपके पास है परिपथ चित्र हो गए। सबसे पहले धारा प्रवर्धन गुणांक की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज हो जाएगी आपके पास है धारा प्रवर्धन गुणांक। तो धारा प्रवर्धन गुणांक क्या देगा आपके पास है, ध्यान से, इसके लिए एल्फा, एल्फा बराबर क्या देगी, आउटपुट करंट आई सी अपॉन इनपुट करंट आई ई। इसके लिए अपन ने बीटा लिखा ही था, आउटपुट करंट आई सी अपॉन क्या देगा आपके पास है, आई बी। इसके लिए क्या देगा आपके पास है, गामा, आउटपुट करंट आई ई अपॉन ये आपके पास आई बी हो गया। अब यहां पर आपके पास जो एल्फा है वो एल्फा एक से क्या हो जाएगा भाई, छोटा, और एक के लगभग बराबर ही होता है, क्योंकि आई सी और आई ई इन दोनों का मान लगभग बराबर सा ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि आई सी बड़ा होता है आई बी से, तो बीटा होता है वो एक से क्या होता है भाई, काफी बड़ा होता है। गामा की बात करते हैं तो आई अपन आई बी, तो गामा भी यहाँ पर क्या होता है आपका एक से काफी बड़ा होता है, क्योंकि इमीटर करंट है वो भी बेस करंट से काफी ज्यादा होती है। धारा प्रवर्धन गुणांक होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी भी वोल्टता प्रवर्धन गुणांक। तो वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, तो वोल्टता प्रवर्धन गुणांक को अपन लिखते हैं किससे भी, एवी से। तो एवी बराबर क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन क्या देगा आपके पास, वी इनपुट, बराबर क्या देगा आपके पास, आई सी आर आउटपुट अपॉन आई ई आर इनपुट। आई सी अपॉन आई ई इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्फा, आर आउटपुट अपॉन क्या होता है, आर इनपुट होता है। यहां पर आपके पास क्या देगा, एडवांटेज ऑफ वोल्टेज बराबर वी आउटपुट अपॉन क्या देगा आपके पास, वी इनपुट, बराबर क्या देगा आपके पास, आई सी आर आउटपुट अपॉन आई बी आर इनपुट। आई सी अपॉन आई बी इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा, और ये आपके पास आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर एडवांटेज ऑफ वोल्टेज बराबर वी आउटपुट अपॉन क्या देगा आपके पास, वी इनपुट, बराबर इसको अपन बोल देंगे आई ई आर आउटपुट अपॉन आई बी आर इनपुट। आई अपॉन आई बी इसको अपन क्या बोलते हैं, गामा, आर आउटपुट अपॉन क्या होता है आपके पास, आर इनपुट होता है। इसके बाद में तीसरा अपन पढ़ते हैं भाई शक्ति प्रवर्धन गुणांक। शक्ति प्रवर्धन गुणांक, एडवांटेज ऑफ पावर बराबर, तो ये आपके पास है पी आउटपुट अपॉन क्या देगा आपके पास है, पी इनपुट, बराबर क्या देगा आपके पास, आई सी स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आई ई स्क्वायर आर इनपुट। यानी ये आपके पास हो जाएगा एल्फा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। यहां पे आपके पास एडवांटेज ऑफ पावर बराबर, इसको अपन बोलेंगे पी आउटपुट अपॉन क्या देगा आपके पास है, पी इनपुट, बराबर क्या देगा आपके पास आई सी स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आई बी स्क्वायर आर इनपुट।
तो ये आपके पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। इसके लिए अपन लिख सकते हैं एपी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखता देखो, पी आउटपुट अपॉन क्या देगा आपके पास पी इनपुट बराबर, यानी ये आपके पास आई ई स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आई बी स्क्वायर आर इनपुट। आई अपॉन आई बी इसको अपन क्या बोलते हैं गामा, तो ये आपके पास है गामा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन ये आपके पास आर इनपुट। अब बात सुना भी, जो आपका जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल एक दूसरे के विपरीत कला में होते हैं, तो इसके लिए विपरीत कला में होते हैं, इसके लिए और उस कॉमन कलेक्टर इन दोनों के लिए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल होते हैं वो समान कला में होते हैं, भी सेम फेज में होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कॉमन इमीटर काम में लिया जाता है और सबसे कम कॉमन कलेक्टर काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी है, इन सारी चीज़ों को नोट करें और फिर उसके बाद में अपन एल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं और आज का लेक्चर फिर अपन एंड करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, इस लेक्चर के लास्ट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं भी एल्फा बीटा तथा गामा के बीच में रिलेशन अपन स्थापित करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से एल्फा बीटा और गामा के फॉर्मूले आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बात का आपको और ध्यान होनी चाहिए, इसके लिए ध्यान से आई ई बराबर क्या होता है आपके पास आई बी प्लस क्या होता है आपके पास आई सी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में इससे आप आई ई निकालो, आई ई, तो इससे आई ई बराबर कितना देगा आई सी बटे एल्फा बराबर, यहाँ से आप आई बी निकालो तो आई बी बराबर कितना देगा आपके पास आई सी बटे बीटा, तो आई सी बटे बीटा और प्लस क्या देगा आई सी को आई सी लिख दो, आई सी को कॉमन लेकर के काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास 1 बटे एल्फा बराबर 1 बटे बीटा और प्लस क्या देगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा से 1 प्लस क्या देगा आपके पास बीटा अपॉन क्या देगा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास बीटा अपॉन 1 प्लस क्या देगा बीटा, ये तो हो जाएगा आपके पास एल्फा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में एक काम अपन करते हैं भी, इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, तो 1 बटे बीटा बराबर क्या देगा आपके पास 1 बटे एल्फा माइनस क्या देगा आपके पास 1 हो जाएगा भी। तो यहाँ से आपके पास में क्या देगा 1 माइनस क्या देगा एल्फा अपॉन क्या देगा आपके पास एल्फा। तो यहाँ से आपके पास बीटा बराबर एल्फा अपॉन 1 माइनस क्या होता है आपके पास एल्फा होता है। तो ये आपके पास एल्फा और बीटा इन दोनों की बात अपन ने यहाँ पे लिख दी है अभी, इन दोनों के फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे लिख दिया। मेनली तो आपके पास यही फॉर्मूले काम आते हैं, एल्फा को बीटा में कन्वर्ट करना, बीटा को एल्फा में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। बट कई बार क्या होता है जैसे मतलब आपको बोले कि एल्फा तथा गामा में रिलेशन आपको बताना है, एल्फा तथा ये हो जाएगा आपके पास गामा में संबंध है, तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए। कैसे डिराइव कर सकते हैं अपन ध्यान से, अपन जानते हैं आई ई बराबर क्या होता है आपके पास आई बी प्लस क्या होता है आपके पास आई सी होता है। तो एल्फा और गामा, तो एल्फा का तो फॉर्मूला ये रहा और गामा का फॉर्मूला आपके पास है ये रहा, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं अभी, यहाँ से भी अपन आई ई निकाल के पुट कर देते हैं, यहाँ से भी आई ई निकाल के पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन निकालते हैं क्या अभी आई सी, तो यहाँ से आई सी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है एल्फा आई ई, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आई ई को अपन लिख देंगे आई ई बराबर, यहाँ से आई बी को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आई बी को आई ई अपॉन गामा, और यहाँ से आपके पास है जो आई सी, इस आई सी को अपन क्या लिख सकते हैं अभी एल्फा आई ई, यहाँ से भी आई ई को कॉमन लेकर के काट दो तो क्या बन जाएगा आपके पास में से 1 बराबर 1 बटे गामा और प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको अपन इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 बटे गामा बराबर 1 माइनस क्या देगा आपके पास एल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में गामा बराबर क्या देगा, गामा बराबर 1 अपॉन क्या देगा आपके पास 1 माइनस ये आपके पास एल्फा देगा, ठीक है ना। ये आपके पास है गामा हो गया अभी। तो इस प्रकार से एल्फा और गामा के बीच में रिलेशन बता सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो चलो बच्चों करते हैं आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड, लेक्चर नंबर 169 यहीं पे फिनिश होता है। अगले लेक्चर पर अपन ट्रांजिस्टर है इसके बारे में और भी कई सारी अच्छी सी बातें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है ना। टाइम टू टाइम लेक्चर्स है वो आप अटेंड करती रहिएगा
और इसके बाद में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस भी आप स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है ना।